आणविकता क्या होती है? भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं की संख्या होती है। अब चूंकि अगर कोई अभिकारक ही उपस्थित नहीं है तो उत्पाद तो बन नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उत्पाद बन जाए, तो आणविकता कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आणविकता देखो, कोई भी अपन चीज ले रहे रिएक्टेंट, वो कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा, उसका या तो 1, 2 या 3 नंबर होते हैं, वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, तो आणविकता भी भिन्न के रूप में नहीं आ सकती। और ऐसा सोचो कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नेगेटिव में है और उत्पाद बन रहा है, मतलब आणविकता ऋणात्मक हो रही है, मतलब अपने पास प्रोडक्ट बनता ही जा रहा है और वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा केस भी नहीं हो सकता। तो आणविकता न जीरो होती है, न भिन्न के रूप में होती है, न ही ऋणात्मक होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? आणविकता का मान ना तो शून्य होता है ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही भिन्न के रूप में होता है। मतलब जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो ना जीरो होती है, ना भिन्न के रूप में होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार अभिक्रिया की आणविकता अपन बताते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं परमाणुओं की संख्या क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता होती है। आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है, मतलब थियोरेटिकल टर्म है। इसका मान अपन प्राथमिक अभिक्रिया में उपस्थित कुल अणुओं या परमाणुओं के स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट के पूरे जमा के बराबर में होता है, मतलब एडिशन के बराबर में होता है। इसका मान शून्य नहीं होता, ना ऋणात्मक होता है और ना भिन्न के रूप में होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर अपन स्पष्ट कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अपन अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अभिक्रिया की कोटि अपने लिए क्या थी? एक प्रायोगिक राशि थी। अभिक्रिया की आणविकता अपने लिए कैसी है? एक सैद्धांतिक राशि है। पहला, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया की आणविकता प्राथमिक अभिक्रिया में उपस्थित जितने भी अणु परमाणु उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का योग होता है। तीसरा, अभिक्रिया की कोटि जीरो हो सकती है, अपने पास ऋणात्मक हो सकती है और भिन्न के रूप में भी हो सकती है, जबकि अपने लिए आणविकता न तो भिन्न के रूप में होगी ना कभी जीरो होगी। तो ये इनमें मुख्य अंतर होता है। अब अपन बात करेंगे जो वेग स्थिरांक के पढ़ा था उसकी इकाई क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होती है, वेग स्थिरांक के की इकाई क्या होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेग स्थिरांक के की इकाई या यूनिट। वेग स्थिरांक के की इकाई या यूनिट। तो देखो इसको अपन कैसे निकालते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि वेग व्यंजक होता है निम्न होता है। वेग व्यंजक कैसा होता है? अभिक्रिया वेग बराबर के सांद्रता की पावर n, यहाँ n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। सांद्रता में a, b, c, d कुछ भी ले सकते हैं। तो अपना जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है अभिक्रिया वेग का? k मल्टीप्लाई सांद्रता। अब देखो k इक्वल्स टू क्या होगा? सांद्रता अभिक्रिया वेग डिवाइड बाय सांद्रता की पावर n, सांद्रता की पावर n। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? अपने k की। तो अब जब अपन को यूनिट निकालनी है तो अपन इससे निकालेंगे। देखो अभिक्रिया वेग क्या होता है?
सांद्रता परिवर्तन बटा लगा समय। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग को? सांद्रता तथा समय इनवर्स, क्योंकि लगा समय नीचे आता है तो अपन क्या लिख दिया? समय इनवर्स। नीचे क्या है अपनी? सांद्रता है और उसकी पावर क्या है? n। देखो इन दोनों का मान समान है, मतलब सांद्रता सांद्रता है अपने पास में, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? k बराबर सांद्रता, ये जब ऊपर आएगी ये टर्म तो यहां पर n की घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? सांद्रता 1 माइनस एस समय इनवर्स क्या होता है? अभिक्रिया k की यूनिट होती है। मतलब सांद्रता 1 माइनस एन अभिक्रिया की कोटि समय इनवर्स क्या होती है? यूनिट होती है। अगर सांद्रता को मैं मोल पर लीटर में, सांद्रता को मोल पर लीटर में तथा समय को सेकंड में व्यक्त करूं तो k क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो देखो जनरल यूनिट क्या होती है अपनी? k की जो जनरल एक्सप्रेशन होता है यूनिट का वो ये होता है k बराबर मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये जनरल होता है। देखो अगर मैं लिखूं n बराबर 0 तो देखो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, और क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट होती है? जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रखूँ तो k मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो k की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर 0 सेकेंड इनवर्स। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पर k की यूनिट क्या आ जाएगी? सेकेंड इनवर्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें कोटि 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। 0 कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। और अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रखूं तो k क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, या क्या लिख सकता हूं? k इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? k इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। मीन्स ये हुई अपनी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हुआ अपना जीरो ऑर्डर के लिए, और ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर के लिए। तो मतलब अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की यूनिट क्या होगी तो तुम बोलोगे मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। कोई तुमसे पूछे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की यूनिट क्या होगी, तुम बोलोगे सर समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की यूनिट पूछे तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मतलब जीरो और सेकंड में क्या फर्क आता है? बस केवल इसकी पावर का, ये -1 से 1 हो जाती है और ये -1 हो जाती है। तो ये अपने पास में क्या होते हैं? अभिक्रिया के वेग के यूनिट्स होते हैं। तो अपन कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन निम्न वेग स्थिरांक
के मानों के लिए निम्न वेग स्थिरांक के मानों के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। वेग स्थिरांक की निम्न वेग स्थिरांक के मानों के लिए अभिक्रिया की कोटि बताइए। अभिक्रिया की कोटि बताइए। जैसे मैंने ले लिया एक k इक्वल्स टू 2.0 10⁻² मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। दूसरा मैंने ले लिया k इक्वल्स टू 5 10⁻⁴ मिनट इनवर्स। एक ले लिया मैंने k इक्वल्स टू 1.5 10⁻�6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक मैंने ले लिया k इक्वल्स टू 6.3 10⁻⁷ आवर इनवर्स। ऐसे मैंने चार अपन ने एग्जाम्पल ले लिए, चार एग्जाम्पल ले लिए जिसमें यूनिट क्या थी, ये मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसकी क्या है, आवर इनवर्स। तो अपन को बताना है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। देखो ये वाला एक्सप्रेशन कौन से कोटि के लिए, अगर अपन n की वैल्यू 2 रखते हैं तब ये यूनिट आती है। तो अपन क्या लिख देंगे, कोटि इक्वल्स टू 2। इसके लिए मिनट इनवर्स है तो देखते हो केवल समय इनवर्स आ रहा है। समय इनवर्स कौन सी कोटि के लिए आता है, प्रथम कोटि के लिए आता है। तो अपन कोटि इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 1। यहां पर देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मींस ये कब आता है, जब कोटि क्या होती है, 0 होती है। तो अपन लिख देंगे कोटि इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आवर इनवर्स आ रहा है। आवर इनवर्स मतलब वापस से समय इनवर्स। तो इसके लिए कोटि कितनी हो जाएगी, वापस से 1। कोटि कितनी हो जाएगी, वापस से 1। तो अपन इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में जिनमें रेट कांस्टेंट का मान मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहता है तो कोटि होती है 0। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स रहता है तो कोटि होती है 2। केवल समय इनवर्स आता है तो अपने पास कोटि हो जाती है 1। तो मतलब ये प्रथम कोटि की हो गई, ये द्वितीय कोटि की हो गई और ये 0 कोटि की हो गई। तो इस प्रकार अपन किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक को देख के या वेग स्थिरांक को देख के उसकी कोटि बता सकते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कोटि के आधार पर। देखो रासायनिक अभिक्रियाएं कोटि के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट अपनी हो सकती है शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। सेकंड लिख सकते हैं प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। तीसरा लिख सकते हैं द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं।
और लास्ट अपन लिख सकते हैं n कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो अपने पास में अभिक्रिया कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं, द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं और n कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इनमें अपना रेट जो वेग व्यंजक है वो कैसे लिखा जाता है लास्ट वो अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बार मैं क्लियर कर दूं बोर्ड को। देखो और मैंने अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं यहां पर रासायनिक अभिक्रिया। देखो अगर जीरो ऑर्डर की रहेगी, जीरो ऑर्डर मतलब शून्य कोटि, तो वेग व्यंजक कैसे होगा, रेट इक्वल्स टू के सांद्रता की पावर 0। अगर ये रहेगी फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की, तो रेट क्या रहेगा, सांद्रता की पावर 1। अगर ये रहेगा अपना द्वितीय कोटि, सेकंड ऑर्डर, तो अपने पास में क्या रहेगा, रेट सांद्रता के मल्टीप्लाई सांद्रता की पावर 2। और अगर अपने पास में अभिक्रिया रहेगी n कोटि की, तो अपना रेट क्या रहेगा, k मल्टीप्लाई सांद्रता की पावर k मल्टीप्लाई सांद्रता की पावर n। मतलब अगर अपने पास में जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया आती है, अपने पास में जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया आती है, तो जो उसका वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो उसकी पावर में सांद्रता की पावर में क्या आ जाएगा, 0। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी तो वहां पर अभिक्रिया वेग में सांद्रता की पावर क्या आ जाएगी, 1। अभिक्रिया द्वितीय कोटि होगी तो अभिक्रिया वेग में जो सांद्रता है उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। और अगर n कोटि की है तो उसमें पावर कितनी आ जाएगी, n। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि यह अभिक्रिया है A से P बन रही है, तो इसका रेट कैसे लिखूंगा, रेट इक्वल्स टू k a की पावर 0। अगर यही अभिक्रिया ऐसे बन रही है H2 प्रोडक्ट, तो इसका रेट कैसे लिखूंगा मैं, रेट k a की पावर 1। अगर यही अभिक्रिया मैं यहाँ भी ले लिया, A से B जा रही है, तो जो रेट होगी वो क्या लिखूंगा, k a की पावर का स्क्वायर। और अगर यही अभिक्रिया n कोटि के लिए ले ली मैंने, तो यहाँ पर मैं रेट क्या लिखूंगा, रेट कंसंट्रेशन की पावर n। तो ये क्या होगी अपनी अभिक्रिया वेग, ये अपना क्या आ जाएगा, अभिक्रिया वेग आ जाएगा। जैसे इसकी पावर सांद्रता की 0, इसकी सांद्रता की पावर 1, इसमें सांद्रता की पावर का 2 और इसमें सांद्रता की पावर n। तो इस प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग को लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कि अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। तो अपन ने क्या बोला कि अभिक्रिया वेग सांद्रता पर क्या होता है, डायरेक्टली निर्भर करता है। मतलब जितना अभिकारकों की सांद्रता होती है उतना ही अभिक्रिया वेग होता है। फिर अपन ने एक रेट एक्सप्रेशन दिया, उसमें लिखा जो अभिक्रिया वेग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता के।
जैसे ही अपन ने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया तो वहां पर एक समानुपाती स्थिरांक दिया, उस समानुपाती स्थिरांक के अनुसार उसका मान क्या होता है, वो होता है वेग स्थिरांक होता है। जो वेग स्थिरांक होता है वो केवल ताप पर निर्भर करता है, मतलब जो के होता है वो ताप पर निर्भर करता है और अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अपन ने लिखा अभिक्रिया वेग बराबर के मल्टीप्लाई सांद्रता। फिर अपन ने बोला कि जो सांद्रता होती है, जो अभिक्रिया वेग होता है सांद्रता के पावर पर निर्भर करता है, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे, और वो पावर होती है अपन डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। उसके लिए क्या चाहिए अपन को एक प्रायोगिक डाटा चाहिए। उसके बाद में अपन ने पढ़ाई करी अभिक्रिया की कोटि की। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता की घातों का कुल योग क्या होता है, अभिक्रिया कोटि होती है। अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है, इसका मान अपन प्रैक्टिकल की सहायता से ज्ञात करते हैं। फिर अपन ने बोला कि अभिक्रिया कोटि 0 हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और भिन्न के रूप में हो सकती है। फिर अपन ने पढ़ी अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता क्या कहती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं परमाणुओं की संख्या क्या होती है, आणविकता होती है। मतलब अगर 2 भाग ले रहे होंगे तो द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी, 1 भाग लेंगे तो एकाणुक हो जाएगी, 3 भाग लेंगे तो त्रिअणुक हो जाएगी। तो ऐसे अभिक्रिया की आणविकता होती है। फिर अपन ने बताया कि अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि होती है और इसका मान प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या कुल परमाणुओं के स्टाइकियोमेट्री गुणांकों का योग होता है। मतलब 4 भाग ले रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 3 होगी तो 3 हो जाएगी। फिर अपन ने बात करा था अभिक्रिया की जो स्थिरांक होता है वेग स्थिरांक, उसकी इकाई का। तो अपन ने बोला कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या आती है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन। सेकंड इनवर्स मतलब केवल टाइम आ रहा है तो प्रथम ऑर्डर आ जाती है। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स आता है तो द्वितीय हो जाती है। फिर अपन ने इसकी यूनिट बताई, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बाद में अपन ने ये बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कोटि के आधार पर। तो अभिक्रियाओं के प्रकार 4 आए अपने पास, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, एन कोटि। मतलब अपन को पूरे इस काइनेटिक्स के पाठ में इन 4 प्रकार की कोटियों वाले अभिक्रियाओं का अब अध्ययन करना है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।